एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओची अपसेट होकर घर पर आती है और मिस चाय को बताती है कि वो फांग को नहीं मना पाई। मिस चाय बोलती है कि हाँ, मुझे पता ही था कि इस सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब हम लोगों को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा और हम लोग कहीं और जाकर रहेंगे। अंदर से शाओ निकल कर आती है और बोलती है कि देखो, काफ़ी सारे घर हैं जहाँ पर हम जाकर रह सकते हैं, लेकिन इनकी प्राइस ना काफ़ी ज़्यादा है और हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सुनकर शाओची बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, तो शाओबू कहती है कि लगता है हमें सड़कों पर ही रहना पड़ेगा। मिस चाय बोलती है कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, हम जहाँ भी जाएंगे साथ में रहेंगे। जो सुनकर ये दोनों मिस चाय को हक कर लेते हैं। ये लोग अब मिस चाय के कैफे में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कॉकरोच देखकर मिस चाय चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्हें कॉकरोच से काफी डर लगता था। तो शाओची उस कॉकरोच को बाहर भगा देती है। फिर मिस चाय बोलती है कि फिलहाल के लिए हम यहीं पर रहेंगे और ज्यादा मेहनत करके काफी सारे पैसे कमाएंगे ताकि हम फिर से एक अच्छी जगह पर जाकर रह सके। जो सुनकर तीनों ही काफी मोटिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। अगली सुबह जब शाओची और शाओबू मिस चाय को अपसेट देखते हैं तो वो उन्हें कंफर्ट करने के लिए डॉक्टर ज़ांग को यहाँ पर बुला लेते हैं और इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। मिस चाय उसे अपनी सारी बातें बताती हैं और बोलती है कि इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने के बाद भी मैं अपने पहले प्यार को नहीं बचा पाई। तुम बताओ भला उसका मुझे छोड़ के जाने का क्या रीज़न हो सकता है? क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा है? डॉक्टर ज़ांग बोलते हैं कि मिस चाय, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाई? जब वो तुमसे आखिरी बार मिला था तब उसने तुमसे कहा था कि मैं थक चुका हूँ और मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप के लिए कहा था। मिस चाय बोलती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे ब्रेकअप करना था तो वो साफ साफ बोल देता ना और कहता कि चलो हम फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। डॉक्टर ज़ांग बोलते हैं कि ये सब तो लड़कियां करती हैं, लेकिन जब किसी लड़के को ब्रेकअप करना होता है तो वो सिर्फ यही बात बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ। जो सुनकर मिस चाय अपसेट हो जाती है और बोलती है कि तुम भला क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? इतने सालों से मैं खुद को दिलासा दे रही हूँ, क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं कर सकते? और तुम अपनी पब्लिक प्रोफाइल दिखाओ, मैं ना तुम्हें उसमें बैड रेटिंग्स दूंगी। जो सुनकर डॉक्टर ज़ांग स्माइल करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है कि उसे अपने काम के एफर्ट से फांग को इम्प्रेस करना होगा ताकि वो उसे माफ कर दे। वो इसमें हान की मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन हान बोलता है कि मिस्टर फांग ने कहा है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की ना तो वो मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। जो सुनकर शाओची परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। कैबिन में जाने के बाद हान जब फांग को नई प्रोजेक्ट का डेटा दिखा रहा होता है तभी फांग को मिस्टर जू का कॉल आ जाता है, जो उसे बताते हैं कि मेरी सिस्टर कंट्री में वापस आ गई है और वो तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है, इसीलिए तुम कल उससे मिलने के लिए लंच पर आ जाना। जो सुनकर फांग भी मान जाता है। इसके बाद जब फांग देखता है कि नए प्रोजेक्ट पर शाओची भी काम कर रही होती है तो वो उस प्रोजेक्ट को बंद करके दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोलता है। हान बाहर आकर शाओची को ये बात बताता है कि फांग ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि हमारी कंपनी के पास पैसों की कमी है। जो सुनकर शाओची को आइडिया आ जाता है कि वो कंपनी के लिए फंडिंग लेकर आएगी ताकि फांग उसे माफ कर दे। वो उसके पास एक मिसिंग डॉग को लेकर जाती है जिसके ऊपर काफी रिवॉर्ड था ताकि उससे कंपनी को फंडिंग मिल सके। फिर वो उसे डोनेशन के लिए रेड बॉक्स देती है ताकि इससे वो फंडिंग जमा कर सके, लेकिन इतने से पैसों से कंपनी का कुछ नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ हम शाओबू को देखते हैं जो कि ली से मिलने के लिए जाती है और लोकली स्टडी करने के लिए वो उसे एक यूनिवर्सिटी का फेक एडमिशन लेटर भी बनाकर देती है। जो देखकर ली काफी खुश होता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है, जिससे फिर से शाओबू का बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। उसी वक्त ली की मॉम भी यहाँ पर आ रही होती है, इसलिए शाओबू बालकनी में जाकर चुप जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर टर्टल बन जाती है। ली की मॉम जब अंदर आती है तो ली उनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगता है और बोलते हैं कि माँ आप सही कह रही थी, मेरी हरकतें एकदम बच्चों वाली है। इतने दिनों तक यहाँ पर रहने के बाद मैं अपनी स्टडीज को काफी मिस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं फाइनेंस पढ़ूंगा ताकि मैं कंपनी को संभाल सकूं। जो सुनकर उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। फिर वो अपनी मॉम को यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखाता है, जो देखकर उसकी मॉम बोलती है कि तुम लोकली पढ़ने वाले हो। ली बोलता है कि हाँ मॉम, मुझे फैमिली बिजनेस टेक ओवर करना है ना, तो इसके लिए अब्रॉड जाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि ये भला कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। तो ली बोलता है कि मॉम, ये ना वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये सब बातें करके वो अपनी मॉम को इस तरह फंसाता है कि उसकी मॉम उसकी बातों में आ जाती है और बोलती है कि अभी ये गुड न्यूज़ मैं तुम्हारे डैड को जाकर बताती हूँ। ली भी अब काफी खुश होकर बालकनी में जाता है, लेकिन शाओबू तो टर्टल बनकर पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। अगले सीन में हम शाओची को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो रही थी कि आखिर वो कैसे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तभी वहाँ पर मिस चाय आती है तो शाओची उनसे पूछती है कि डॉक्टर ज़ांग के साथ आपकी कन्वर्सेशन कैसी रही। मिस चाय चिढ़कर बोलती है कि हाँ, वो तो बहुत ही अच्छी रही। डॉक्टर ज़ांग एक गुड लिसनर है और मैंने तो उन्हें 5 स्टार रेटिंग भी दी है। ये सब बोलकर वो चली जाती है और शाओची रिलीफ फील करती है। तभी वहाँ पर शाओबू आती है। शाओची उसे देखकर पूछती है कि भला तुम टर्टल कैसे बन गई। शाओबू कहती है ये सब बाद में बात करना, पहले मुझे ठीक करो। तो शाओची उसे एकदम आइस वाटर में रख देती है, जिससे शाओबू अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है।
फिर वो शाओजी को अपने सर पर हाथ रखने को बोलती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो वो उसे बताती है लेकिन जैसे ही ली मेरे सर पर हाथ रखता है तो मैं टर्टल में बदल जाती हूँ। शाओजी बोलती है अच्छा ऐसा होता है क्या, रुको जरा मैं सोच कर बताती हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि जब भी वो तुम्हें टच करता है क्या तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। जिस पर शाबू बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। शाओजी बोलती है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में कोई क्रैक आया है, जैसे कि तुमने बताया था कि जब ली तुमसे पहली बार मिला था तब उसने तुम्हारे सर पे काफी बार टैप किया था, शायद ये तभी से हुआ है और वो जब भी तुम्हारे सर पर फिर से हाथ लगाता है तो तुम टर्टल में बदल जाती हो। शाबू कहती है अच्छा ऐसा क्या। तो शाओजी बोलती है हाँ और क्या, जब से मैं अर्थ पर आई हूँ ना मैं काफी स्मार्ट हो गई हूँ। ये सब कहकर वो उसे रेस्ट करने को बोलती है। अगले दिन फांग मिस्टर जू के घर लंच के लिए जाता है जहाँ पर उसे मेंगफाई भी मिलती है और उसके पेरेंट्स वहाँ पर पहले से ही आए हुए थे। मिस्टर जू की बहन फांग के बिजनेस विजन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन यहाँ फांग की स्टेप मॉम तो सिर्फ ली की ही तारीफ की जा रही थी और बोलती है कि कुछ सालों में ली भी मैच्योर हो जाएगा, तब वो भी कंपनी में तुम लोगों की मदद कर सकते हैं। अब जब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं तभी मेंगफाई उसे एक इनविटेशन कार्ड निकाल कर देती है और बोलती है कि कल एक बिजनेस रिसेप्शन होने वाला है जिसमें तुम भी आना, लेकिन फांग ये बोलकर मना कर देता है कि कल उसकी मीटिंग है। तो मिस्टर जू कहते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग आएंगे जिससे तुम्हें कंपनी की इन्वेस्टमेंट में मदद मिल सकती है, इसलिए तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए फांग मान जाता है। जो सब देखकर स्टेप मॉम कांग को कॉल करती है और बोलती है कि फांग अगर उस पार्टी में जाएगा तो उसे वहाँ से फ़ायदा हो सकता है और मैंने देखा कि मेंगपाई किस तरह से फांग को पसंद करती है, अगर ये दोनों साथ में हो गए तो इसका फांग को काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा कंपनी में। जो सुनकर कांग बोलता है कि चिंता मत करो, हमारे पास शाओची भी तो है, बस हमें उसी का इस्तेमाल करना है फांग को नीचे गिराने के लिए। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि जियांग के पास उसका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है। तो वहाँ पर वो उसे उसी पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है और बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना तो तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन शाओची मना कर देती है। तो जियांग बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए ना अपनी कंपनी के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे। जो सुनकर शाओची फट से मान जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जियांग यहाँ का कुछ भी नहीं खाता और वो बस शाओची के यहाँ से बार बार खाना मंगवाता रहता है ताकि वो शाओची से मिल सके। अब जैसे ही शाओची वापस से कैफे पहुँचती है तो वहाँ पर उसे फांग की स्टेप मॉम मिलती है। शाओची उसे देखकर बोलती है क्या तुम मुझे फिर से और पैसे देने के लिए आई हो। तो वो बोलती है तुम पैसों की तो बात ही मत करो, पहले के पैसे तो तुम सारे खा गई और मुझे तुमने ठीक से कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। फिर वो उसे पार्टी का इन्विटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि कल तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना है और फांग को इम्प्रेस करना है। जो सुनकर शाओची सोचती है कि वैसे भी मैं यहाँ पर जाने ही वाली हूँ, मुझे इन्वेस्टर से बात करनी है और फांग को मनाना भी है, तो क्यों ना मैं ये ड्रेस और शूज एक्सेप्ट कर लूँ। इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन हम शाओची को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए एक प्रपोजल रेडी करती है ताकि वो उससे अपनी कंपनी में और इन्वेस्टर्स ला सके। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कि पार्टी वेन्यू पर पहुंच जाता है और शाओची का वेट कर रहा था। तो शाओची यहाँ पर एकदम बहुत ही सुंदर सी ड्रेसअप होकर अपने स्कूटर पर बैठकर आ रही होती है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। अब ये दोनों जब अंदर जा रहे होते हैं तभी जियांग शाओची को उसका इयररिंग पहनाने लग जाता है जो कि पिछली पार्टी में गिर गया था और उसने उसे अपने पास संभाल कर रख लिया था। उसी वक्त वहाँ पर फांग भी पहुँच जाता है जो कि इन दोनों को इस तरीके से देखकर काफी जेलस होता है और मेंगफाई को लेकर पार्टी के अंदर पहुँच जाता है। अंदर जैसे ही शाओची फांग को देखती है तो वो खाना लेने के बहाने उसके पास पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। फांग बोलता है कि तुम तो किसी और के साथ आई हो तो इस सब का क्या फायदा। शाओची कहती है कि यहाँ पर काफी सारे वेल्दी लोग आए हुए हैं जिनसे हमें कंपनी के इन्वेस्टमेंट में जरूर मदद मिल सकती है। तभी वहाँ पर मेंगफाई के आंटी अंकल आ जाते हैं जो फांग को देखकर बोलते हैं कि तुम तो कितने हैंडसम हो और तुम्हारी और मेंगफाई की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट है। जो सुनकर शाओची को अच्छा नहीं लगता और वो फांग को बिजनेस के बारे में बात करने के लिए साइड में ले जाने लगते हैं। जैसे ही शाओची फांग के पीछे जाने लगती है तो नाना वहाँ पर आकर उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेंगफाई ने तो सिर्फ फांग को यहाँ पर बुलाया था, तुम तो इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो क्या तुमने फिर से किसी रिच पर्सन को सेड्यूस किया है। जो सुनकर शाओची उससे अपनी जुबान संभालने को बोलती है और बोलती है क्या पता तुम्हें फिर से हिचकी आ जाए। ये बोलकर वो अपने मैजिक से उसे फिर से हिचकी ला देती है। नाना अब शाओची को धक्का दे देती है जिसे गिरने से बचाने के लिए जियांग फटाफट से टाइम स्टॉप करके शाओची के पास पहुंच जाता है और वो अपने मैजिक से नाना को भी गिरा देता है। नाना उसे बोलती है तुम तो पिछली बार भी आए थे। तो जियांग उसे इंट्रोड्यूस करने लगता है और बोलता है कि मैं वन डिजाइन कंपनी का CEO हूँ। उसी वक्त वहाँ पर फांग भी आ जाते हैं और अब यहाँ दोनों राइवल्स एक दूसरे से मिलते हैं। जियांग फांग से बोलता है कि मुझे तुमसे काफी जेलसी होती है कि तुम्हारे पास शाओची जैसी इतनी अच्छी स्टाफ है। जो सुनकर फांग शाओची को बोलता है कि ठीक है तुम कल काम पर मत आना। शाओची ये सुनकर फांग से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और नाना मेंगफाई से बोलती है कि भला ये फांग को क्या हो गया है, वो शाओची के पीछे जेलस हो रहा है। जो सुनकर मेंगफाई को भी गुस्सा आ जाता है।
शाओची फांग के पास जाकर बोलती है, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये बोलकर वो उसे पेन ड्राइव दिखाती है, लेकिन फांग उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम एक ही टाइम पर मुझे और जियांग दोनों को फंसा रही हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की इंसान हो। शाओची उससे बोलती है कि मैं इतने टाइम से तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे नाराज क्यों हो? फांग बोलता है, माफी? तुम्हें पता भी है कि माफी कैसे मांगते हैं और तुम बहुत ही सेल्फिश लड़की हो। शाओची बोलती है कि मैं पार्टी में सिर्फ तुम्हारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आई हूँ, तो इसमें भला मैं कहाँ से सेल्फिश हो गई? फांग बोलता है कि अच्छा तो तुम इसीलिए जियांग के साथ हो, जिस पर शाओची हाँ बोलती है। तो फांग बोलता है कि मैंने हार्मोन परफ्यूम के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप किया है, पर अब से मैं उस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल करता हूँ, इसलिए तुम्हें कंपनी के लिए सपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। शाओची उससे बोलती है कि भला तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो फांग बोलता है कि अब मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और शाओची काफी अपसेट हो जाती है। शाओची अब नीचे जाकर अपना पेन ड्राइव ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता, तो वो काफी अपसेट हो जाती है। तभी जियांग उसके पास आकर उसे एक कैंडी देता है। शाओची उससे पूछती है, क्या तुम्हें भी मैं अनोइंग लगती हूँ? जियांग बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो एकदम काइंड, क्यूट और बहुत ज्यादा फनी हो। फिर वो उसे समझाने लगता है कि हम हमेशा हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, इसलिए तुम जैसी हो वैसे ही रहो। ये बोलकर वो उसे कैंडी खाने को कहता है, पर कैंडी खाने के बाद भी शाओची अपसेट फील कर रही होती है। तो जियांग उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने साथ कैंडीज क्यों कैरी करता हूँ? क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और मैं अपसेट होकर गार्डन में बैठा हुआ था। तभी एक लड़की मेरे पास आकर मुझे कैंडी देती है और स्माइल करने को बोलती है। जब मैंने उसे स्माइल करते हुए देखा तो मैंने भी उसकी तरफ स्माइल बैक किया और तभी से मैं हमेशा स्माइल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही हैप्पीनेस मैं पूरी दुनिया में फैलाऊं। इसीलिए तुम्हारे फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम स्माइल करते हुए काफी अच्छी लगती हो। असल में जो जियांग की बचपन की फ्रेंड है वो कोई और नहीं बल्कि शाओची ही थी। जियांग अब शाओची को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन शाओची थोड़ा पहले ही कार रुकवा कर उसे बोलती है कि यहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी और वो अभी भी काफी अपसेट होती है। जियांग यहाँ पर अपनी बचपन की मेमोरी को याद करने लगता है कि कैसे जब वो अपने प्लैनेट में एक एग्जामिनेशन में फेल होकर काफी अपसेट बैठा हुआ था। तभी शाओची उसके पास आकर उसे एक कैंडी देती है और बताती है कि ये अर्थ की कैंडी है और वो उसे यहाँ पर हमेशा स्माइल करने के लिए भी बोलती है, जिस वजह से जियांग भी स्माइल करने लग जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जियांग ने अभी तक उस टॉफी का रैपर अपने पास संभाल कर रखा हुआ था और वो खुद से बोलता है कि शाओची यहाँ एक मिशन पर आई है, ना कि तुमसे बुली होने के लिए फांग। अगले दिन हम फांग को बॉक्सिंग क्लब में देखते हैं, जहाँ वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस वजह से उसका ओपोनेंट काफी थक जाता है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और वो उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को बोलता है, जिसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे को अपने मूव्स दिखाने लगते हैं, जिसमें कोई भी हार नहीं मान रहा था। पर बाद में दोनों एक दूसरे का पैर मोड़ने लगते हैं, जहाँ जियांग फांग को बोलता है कि शाओची एक बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसे इस तरीके से परेशान करने का। फांग बोलता है कि ये हम दोनों का मैटर है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? और अब क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे से फाइट करके काफी थक चुके थे, तो दोनों ही एक दूसरे को पैर में गुदगुदी करने लगते हैं। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि ऑफिस से अपना सामान पैक कर कर जा रही होती है। हान उसके पास आता है जो कि उसके जाने से काफी अपसेट था, इसीलिए वो खुद ही फांग से बात करने के लिए जाता है और फांग को बताता है कि शाओची ने रिजाइन दे दिया है। फांग इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो हान बोलता है कि फांग तुम ना कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो। जो सुनकर फांग उसे घूरने लगता है तो वो चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर मेंगफाई आ जाती है, इसीलिए हान रूम से बाहर आ जाता है। फिर वो शाओची के पास जाकर उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम फांग पर गिव अप कर रही हो? तो शाओची बोलती है कि फांग और मेंगफाई साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इधर मेंगफाई फांग से उसकी कंपनी के एक मेकअप कमर्शियल के लिए बात करने के लिए आई होती है, जिसमें वो उसे साथ में एक कपल फोटो शूट करने के लिए बोलती है, लेकिन फांग का ध्यान तो बाहर था, जहाँ वो देखता है कि शाओची चली गई है, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है। इसलिए वो कपल शूट के बारे में ठीक से सुनता नहीं है और हाँ कर देता है, जो सुनकर मेंगफाई खुश होकर यहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो रुककर बोलती है कि कल तो तुम मुझे पार्टी में ऐसे ही छोड़कर चले गए थे, तो क्या आज तुम मुझे नीचे तक सी ऑफ करने के लिए नहीं आओगे? इसलिए फांग भी उसे छोड़ने के लिए बाहर तक जाने लगता है। इधर शाओची भी लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी फांग मेंगफाई के साथ यहाँ पर आ जाता है। मेंगफाई शाओची को देखकर बोलती है कि कल तक तुम ठीक थी, तो आज तुमने भला जॉब क्यों छोड़ दी? फांग बोलता है कि ये तो इसी का डिसीजन है। तो मेंगफाई बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम जहाँ पर भी जाओगी ना काफी अच्छे से काम करोगी। जो सुनकर शाओची उसकी तरफ एक स्माइल करती है। लिफ्ट आने पर ही दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और फांग बाहर खड़े होकर काफी अपसेट हो रहा था। इधर लिफ्ट के अंदर मेंगफाई अपना असली रंग शाओची को दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि फांग तुम्हारा हो जाएगा? फांग के लिए तुम सिर्फ एक टाइम पास जैसी लड़की हो।
अब शायद तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि तुम कहाँ स्टैंड करती हो, और अब मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आगे से मुझे फांग के सामने दिखाई मत देना। जो सुनकर शाओची बोलती है तुम भला इतना रूड क्यों हो रही हो, और इतनी देर में वो सोचने लगती है कि वो उसे क्या जवाब दे। तब तक मेंगफाई यहाँ से चली जाती है। इधर हम ली को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के नाम पर फाइनली घर से बाहर जाता है। स्टूडियो पहुंचकर वो काफ़ी खुश होता है। तभी शाओ उसे बताती है कि कंपटीशन होने वाला है तो इसमें पार्टिसिपेट करो। पर ली बोलता है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी, अभी मुझे थोड़ा रिलैक्स तो करने दो। ये सुनकर शाओ उसकी तरफ एक कुशन फेंक कर मारती है और बोलती है कि रिलैक्स बहुत हो गया। ये सब बोलकर वो उसे पेंटिंग करने के लिए बैठा देती है। पर जैसे ही ली उसकी तरफ देखता है तो वो उसके सर पे एक टपली मारती है, इसीलिए ली ड्रॉ करना शुरू कर देता है। फिर हम फांग को देखते हैं जो कि शाओची को इतना मिस कर रहा था कि वो ऑफिस के अंदर बार बार शाओची का ही नाम लिए जा रहा था, और हान उसे बार बार बताता है कि शाओची ने रिजाइन कर दिया है। इधर शाओची का भी हाल कुछ ठीक नहीं था। वो गलत गलत ऑर्डर्स को टेबल पर सर्व कर रही थी। ये चीज़ जब मिस चाय देखती हैं तो वो उसे बोलती है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही थकी हुई हो, इसलिए तुम आज की छुट्टी ले लो। शाओची मना करने लगती है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो कि उसे अपने साथ एक कैंडी वर्कशॉप में चलने के लिए पूछता है। ये देखते ही मिस चाय उसे जाने को बोलती है तो शाओची उनकी कैंडी पर रेडी होने के लिए चली जाती है। जियांग मिस चाय से पूछता है कि क्या शाओची अब भी अपसेट है, तो मिस चाय उसे बताती है कि हाँ, जब से उसने अपना जॉब छोड़ा है वो काफ़ी परेशान है, और हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम दोनों की सेटिंग करवा रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम शाओची को वॉक पर ले जाओ जिससे उसे अच्छा फील हो, या तुम सिचुएशन की एडवांटेज लेने का कोशिश मत करना। शाओची जैसे ही जियांग के साथ वहाँ पर पहुँचती है तो वो इतनी सारी कैंडीज को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, और वहाँ पर मज़े करते हुए वो जियांग के साथ काफ़ी सारी फोटोज़ भी खिंचवाने लगती है। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जिसे हान बताता है कि आपको मेंगफाई के साथ एक फ़ोटोशूट पर जाना है जिसके लिए आपने आज सुबह ही प्रॉमिस किया था, लेकिन फांग उसे फोटोशूट कैंसिल करने को बोलता है। तभी उसे डॉक्टर जैंग का मैसेज आता है जो कि उसे जियांग और शाओची के साथ में फोटोज भेजते हैं, जो देखकर फांग काफ़ी जेलस होता है और बोल देता है कि फोटोशूट कैंसिल मत करो बल्कि उसकी लोकेशन चेंज कर दो कैंडी आर्ट शॉप में। इधर कैंडी आर्ट शॉप में जब शाओची गिरने ही वाली होती है तो जियांग उसे बचा लेता है। उसी वक्त वहाँ पर फांग मेंगफाई अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है, जो जब इन दोनों को इस तरह से देखता है तो काफ़ी जेलस होता है। जियांग उससे पूछता है कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो फांग बता देता है कि मैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ एक फ़ोटोशूट के लिए आया हूँ, और क्योंकि फांग की टीम इस पूरी आर्ट शॉप को खाली करा रही थी इसीलिए जियांग और शाओची भी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी फोटोग्राफर उन दोनों को रोकता है और बोलता है कि तुम दोनों ना काफ़ी फोटोजेनिक हो, तो क्या तुम भी फोटोशूट को ज्वाइन करोगे। जो सुनकर मेंगफाई बोलती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन फांग बोलता है कि मुझे तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, और वैसे भी जियांग की कंपनी हमारी पार्टनर है तो हमारी इतनी मदद तो कर ही सकता है। जियांग बोलता है कि अगर शाओची बोलेगी तो हम ये ज़रूर करेंगे, लेकिन शाओची इसके लिए मना कर देती है। तो फांग शाओची को प्रोवोक करने के लिए जानबूझकर बोलता है कि हाँ, इतने कम टाइम में तुम दोनों की अच्छी केमिस्ट्री नहीं बनी होगी। जो सुनकर शाओची कहती है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है और फट से फोटोशूट के लिए मान जाती है। अब सबसे पहले तो इन दोनों लड़कियों का फोटोशूट होता है, जहाँ मेंगफाई तो काफ़ी अच्छे से पोजेस दे रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है, लेकिन शाओची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्योंकि उसके लिए तो ये सब पहली बार था। मेंगफाई उसे देखकर काफ़ी डिफिकल्ट पोज बताती है जिसे जब शाओची करती है तो वो काफ़ी फ़नी लग रही थी, लेकिन जैसे ही शाओची स्माइल करती है तो उसकी स्माइल फोटोग्राफर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे ऐसे ही फ़ोटोज़ में स्माइल करने के लिए बोलता है, जो देखकर मेंगफाई हर बार उसकी फ़ोटोज़ के आगे आने की कोशिश करती है, और इसी तरह इन दोनों के बीच फ़ोटोशूट में काफ़ी फ़नी वॉर चलती है। इसके बाद जियांग और फांग का फोटोशूट होता है जिसमें ये दोनों काफ़ी अच्छे से पोजेस दे रहे थे, पर फांग तो यहाँ अपने कपड़े उतारने लगता है। पहले वो अपना कोट निकालता है, फिर टाई, और जैसे ही वो अपनी शर्ट की बटन खोलता है तो सब लोग पागल ही हो जाते हैं। जियांग भी यहाँ पर अपनी शर्ट के बटन खोलने ही वाला होता है, लेकिन फोटोग्राफर उसे रोक देता है और बोलता है कि बस बस आज के लिए इतना बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। फिर इन लोगों का कपल फोटोशूट होता है जिसमें जियांग और शाओची काफ़ी अच्छे से पोजेस दे रहे थे, और फांग इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी जेलस हो रहा था, जिसे जेलस होता हुआ देखकर मेंगफाई फांग के ऊपर हाथ रख देती है। तो शाओची भी जियांग के क्लोज आकर फोटोज क्लिक करवाने लगती है, और इसी बीच जब वो एक पोज बनाते हुए गिरने ही वाली थी तब फांग उसे बचा लेता है, जिस मूवमेंट में फोटोग्राफर इनकी बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेता है और बोलता है कि यही केमिस्ट्री हमें चाहिए, क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों पार्टनर्स को स्वैप कर ले, जिसके लिए सभी लोग मना करने लगते हैं। लेकिन फांग यहाँ फिर से शाओची को प्रोवोक करता है जिससे वो मान जाती है। अब शाओची और फांग का साथ में फोटोशूट होने लगता है, जहाँ शाओची फांग से दूर दूर भाग रही होती है तो फांग उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे बिना कुछ कहे ही चली गई। तो शाओची कहती है कि मैंने हान को सब कुछ बता दिया था। फांग बोलता है कि मेरा क्या। शाओची बोलती है कि तुम तो वैसे भी मुझसे नफरत करते हो ना, तो मेरे जाने से तो तुम काफ़ी खुश हुए होंगे।
तभी फांग उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है कि ऐसा नहीं था, ये सब तो बस गुस्से में हो गया। और इस मोमेंट में फोटोग्राफर इन दोनों की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और ये दोनों भी अब फोटोशूट को एंजॉय करने लगते हैं, जिन्हें इस तरह फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए देखकर जियांग और मेंगफाई दोनों ही काफ़ी जेलस हो रहे थे। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जिसे पेंटिंग करने के लिए कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही होती है। तो शाओबू उसे बोलती है कि कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जिसे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हूँ। जो सुनकर ली शाओबू की तरफ काफ़ी प्यार से देखता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है। शाओबू भी बड़े खुश होकर उससे प्यार से पूछती है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है। तो ली उसके पास आकर बोलता है कि फर्स्ट प्लेस ट्रॉफी। जो सुनकर शाओबू का जो टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया था वो एकदम से ठंडा हो जाता है और वो सोचने लगती है कि मेरा टेम्परेचर एकदम से बढ़ क्यों गया। और ट्रॉफी का नाम सुनते ही मैं एकदम से कूल डाउन भी हो गई। तभी ली को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और ली को याद आता है कि क्लास का टाइम तो पहले ही ख़त्म हो चुका है और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, इसीलिए उसकी मॉम उसे कॉल कर रही थी। तो शाओबू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से 5 मिनट में घर पहुंचा दूंगी। जो सुनकर ली काफ़ी खुश होकर फिर से उसके सर पर हाथ रखने वाला होता है, लेकिन शाओबू उसे रोक देती है और बोलती है कि अब से मेरे सर पर हाथ मत रखना। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे भगाती हुई घर की तरफ ले जाने लगती है और ली तो बस उसे पूरे रास्ते देखता ही रह जाता है। इधर इन लोगों का फोटोशूट भी पूरा हो जाता है और जब शाओजी चेंज कर बाहर आती है तो मेंगफाई उसे बोलती है कि आज तुमने मेरा पूरे दिन तो खराब कर दिया, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर तुम फांग पर गिव अप कर दोगी ना तो मैं तुम्हें किसी और रिच आदमी से मिलवा दूंगी। शाओजी बोलती है कि थैंक्स, मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है और जाने लगती है। पर मेंगफाई उसे रोकती है और बोलती है कि फांग तुम्हारी से डिलीवरी गर्ल को क्यों चूज़ करेगा, वो तो किसी ऐसी लड़की को चूज़ करेगा ना जो कि उसके कंपैटिबल हो। और तुम्हें देखो, तुम्हारा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है, तुम भला मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती हो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन शाओजी उसे रोक कर बोलती है कि भला तुम्हें मेरे जैसे लोगों से क्या परेशानी है, तुमने भला अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर लिया। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं होता ना तो कोई तुम्हें पूछता भी नहीं। हाँ, तुम थोड़ी ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लोग रोज सड़कों पर घूमते हैं। ये सब बोलकर शाओजी जाने लगती है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है तो शाओजी उसके साथ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर फांग आता है तो मेंगफाई पैर मुड़ने का बहाना करने लगती है, जो देखकर शाओजी भी बोलती है कि मिस्टर फांग, आप तो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखिए जो कि आपके प्यार के लायक है। ये बोलकर वो जियांग के साथ यहाँ से चली जाती है। जिनके जाने के बाद फांग बोलता है कि मेंगफाई कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया तुमने। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब फांग जब अपनी कार में घर जा रहा होता है तभी वो सिर्फ शाओजी के बारे में ही सोच रहा था और उसे वो पार्टी वाला मोमेंट याद आता है जब वो उसे वो पेन ड्राइव दे रही थी जिसे उसने नीचे गिरा दिया था। इसलिए वो उस पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए वापस से उसी जगह पर जाता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता और वो भी परेशान होकर साइड में बैठ जाता है। हम देखते हैं कि जियांग और शाओजी साथ में घर आ रहे होते हैं तो जियांग शाओजी को बोलता है कि आज तो हमने बहुत सारी कैंडी खाई तो अब थोड़ा सा खुश हो जाओ। शाओजी बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं अपने घर को काफ़ी मिस कर रही हूँ। जो सुनकर जियांग मन मन में बोलता है कि शाओजी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। जियांग अब घर जाकर सोच रहा होता है कि उन्हें मिशन अबॉर्ट कर देना चाहिए क्योंकि शाओजी इस सब के लिए काफ़ी कुछ फेस कर रही है। तभी उसका चीफ उससे बात करता है और बोलता है कि अभी तक तुम हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट नहीं कर पाए, अगर तुम्हें प्लेनेट का चीफ बनना है तो जल्द से जल्द ये काम पूरा करो। जो सुनकर जियांग कुछ सोचने लगता है। फिर हम शाओजी को देखते हैं जो शाओबू को बताती है कि फांग मेंगफाई को डेट कर रहा है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। शाओजी बोलती है कि अब तुम्हें हार्मोन्स भी कलेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मिशन फेल हो गया। तो शाओबू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, रिंग के अंदर अभी भी कुछ हार्मोन्स बचे हुए हैं जिनसे मैं होम प्लैनेट को सिग्नल भेज दूंगी और हम लोग वापस घर जा सकेंगे, तब वहाँ पर तुम्हें फांग बुली नहीं कर पाएगा। पर शाओजी मेंगफाई और फांग को साथ में देखकर इतने ज़्यादा जेलस होती है और वो काफ़ी गुस्से में भी थी कि वो गरम गरम नूडल्स ही खा जाती है। शाओबू उसे बोलती है कि क्या तुम जेलस हो रही, तो शाओजी हाँ में जवाब देती है और उसकी अजीब अजीब हरकतें देखकर बेचारी शाओबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर हम फांग को देखते हैं जिसे वो पेन ड्राइव मिल गई थी। उसके अंदर शाओजी ने कोलैबोरेशन का एक प्रपोजल बनाया होता है, जो देखकर फांग स्माइल करने लग जाता है और वो अगले दिन ऑफिस जाकर हान को शाओजी को वापस बुलाने के लिए बोलता है ताकि वो प्रपोजल को दोबारा से रिवाइज कर सके। हान शाओजी को वापस बुलाने के लिए जाता है, लेकिन शाओजी आने से मना कर देती है। हान उसे समझाता है कि मिस्टर फांग ना अब रिग्रेट कर रहे हैं और कल ना वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए गए थे, इसीलिए प्लीज़ अब तुम भी कंपनी में वापस आ जाओ। शाओजी बोलती है कि क्या फांग ने मुझे बेवकूफ़ समझा है जो मैं उससे बुली होने के लिए वापस आऊँगी। ये बोलकर वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। हान ये सारी बातें जाकर फांग को बताता है और बोलता है कि शाओजी को पेन ड्राइव वापस चाहिए क्योंकि वो ना 200 RMB का था और उसने ये भी कहा है कि वो काफ़ी बिजी है, इसीलिए उसे बार बार डिस्टर्ब ना करे। हान यहाँ पर उसे आइडिया देता है कि अगर आपको शाओजी से बात करनी है तो क्यों ना आप मिस चाय के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करो। इसे हान बहुत सारे केक्स और कॉफ़ी ऑर्डर करता है।
पर फांग का नाम देखते ही शाओची फिर से चिढ़ जाती है। इधर फांग ऑफिस के रिसेप्शन पर शाओची के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि इस बार ऑर्डर देने के लिए शाओची की जगह शाओबू आई है तो वो बेचारा अपसेट हो जाता है। शाओबू ऑर्डर देकर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो फांग को चिढ़ा कर जाती है, जो कि बहुत ही फनी होता है। जिसके बाद फांग ली को काफ़ी सारे पैसे भेजता है और बोलता है कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है, जाओ उसे जाकर डेट पर लेकर जाओ, किसी अच्छी सी जगह पर जाना और रात के 11 बजे से पहले वापस बिल्कुल मत आना। जो देखकर ली तो हैरान हो जाता है कि आखिर फांग को हो गया है। फांग अब फिर से मिस चाय के कैफे से बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है, जो देखकर शाओची शाओबू को आवाज लगाने लगती है, लेकिन मिस चाय उसे बताती है कि शाओबू तो ली के साथ डेट पर गई है। जो सुनकर शाओची बोलने लगती है कि अब तो मुझे ही फांग का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाना होगा, पर मैं उसे देखना नहीं चाहती। जो देखकर मिस चाय कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, रुको अभी। ये बोलकर वो अपने कंप्यूटर का वायर ही निकाल देती है ताकि उन्हें ऑर्डर डिलीवर ना करना पड़े, और शाओची को बोलती है कि फांग ने तुम्हें अपसेट किया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जो सुनकर शाओची मिस चाय को गले लगाती है और फिर खुश होकर यहाँ से चली जाती है। पर मिस चाय ने तो ये सब इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फांग को शाओची से मिलना है तो वो यहाँ पर जरूर आएगा, और होता भी ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद फांग यहाँ पर आ जाता है। मिस चाय उसे देखकर बोलती है कि अरे तुम शाओची से मिलने के लिए आए हो और फ्लावर्स भी लेकर नहीं आए। तो फांग बोलता है कि अरे नहीं, वो तो मैं बस काम से यहाँ से गुजर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मिस चाय उसे बोलती है कि भला तुम शाओची को इतना अपसेट कैसे कर सकते हो, पहले तुमने उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाला और फिर घर से भी, यहाँ तक कि तुमने उसे ये भी कह दिया कि तुम इससे नफरत करते हो। तुमने आखिर उसे समझ क्या रखा है, जब तुम चाहो उसे अपने पास बुला लो और जब चाहे उसे दूर कर दो। फांग बोलता है कि शाओची ने ही पहले मुझसे झूठ बोला था। तो मिस चाय उसे बोलती है कि हाँ तो क्या हो गया, शाओची इतनी प्यारी लड़की है, अगर उसने झूठ बोला होगा तो जरूर इसके पीछे उसका कोई रीजन होगा, और तुम दोनों इतने टाइम से साथ में हो, क्या तुम्हारे बीच में बेसिक ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तभी वहाँ पर शाओची आती है तो मिस चाय उसे इशारे से भेज देती है और फांग को फिर से सुनाने लग जाती है। पर फांग मिस चाय का इंतजाम करने के लिए अपने साथ डॉक्टर जैंग को लेकर आया था, जिसे देखते ही मिस चाय रुक जाती है और फांग मौका देखकर शाओची के पास निकल जाता है। मिस चाय अब डॉक्टर जैंग को डांटना शुरू कर देती है और बोलती है कि हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो अभी तक अपने फर्स्ट लव के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन एज अ साइकियाट्रिस्ट तो मैं मुझसे उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर वो सब नहीं बोलना चाहिए था। और भी वो उसे काफ़ी कुछ सुनाने लग जाती है। पर उसके रुकने के बाद डॉक्टर जैंग से बहुत ही सिंसियरली माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें रोज़ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम परसों मेरे साथ वहाँ पर चलोगी। जिस पर मिस चाय मान जाती है और काफ़ी खुश भी होती है। इधर हम फांग को शाओची के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओची उसे खुद से दूर रहने को बोलती है और कहती है कि तुम्हारी अब एक गर्लफ्रेंड है। फांग बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भला कौन हो सकती है। तो शाओची बोलती है कि मेंगफाई और कौन, अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लेना तो वो फिर से मुझे आकर परेशान करेगी और मुझे अपनी लाइफ में और ट्रबल्स नहीं चाहिए। पर फांग उसे यहाँ पर क्लियर कर देता है कि मेंगफाई सिर्फ उसकी वर्क पार्टनर है, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। जो सुनकर शाओची खुश तो काफी होती है लेकिन जताती नहीं और फिर अपना काम करने के लिए चली जाती है। फिर हम ली को देखते हैं जो कि शाओबू को लेकर साइंस म्यूजियम जाता है और वहाँ इंस्पिरेशन के नाम पे वो उसकी काफी सारी फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी शाओबू की नज़र पड़ती है वहाँ पर लगे एक बहुत ही बड़े से स्टैंडी पर, जिसमें लिखा हुआ था ह्यूमन मशीन लव के बारे में। दो लोग ये देखकर बोलने लगते हैं कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो बकवास चीज़ है। तभी शाओबू उन्हें रोक देती है और बोलती है कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे रोबोट्स भी आ गए हैं जो कि इमोशंस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए लेकिन रोबोट के पास इंसान जैसा दिल तो नहीं आ सकता ना, तो ये सब चीज़ें बकवास है। जो सुनकर शाओबू काफ़ी उदास हो जाती है। अब उसे इस तरह से उदास देखकर ली बोलता है कि वैसे मुझे तो लगता है कि एक रोबोट को डेट करना बहुत ही कूल आइडिया है। जिसकी ये बात सुनकर शाओबू खुश हो जाती है। तो ली अब यहाँ पर उसके सर पर हाथ फेरने ही वाला था, लेकिन शाओबू उसे रोक देती है। इसीलिए ली खुद नीचे बैठकर शाओबू का हाथ अपने सर पर रखता है। तो शाओबू बहुत ही खुश होकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और ली इस तरह से उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर हम फांग को डॉक्टर जैंग के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर फांग उसे काफी सारी चीजें शाओची के बारे में बोलता है, जिसकी बातें सुनकर डॉक्टर जैंग कहते हैं कि तुमसे इतना बर्दाश्त नहीं हो पा रहे कि शाओची तुम्हें एकदम से छोड़कर चली गई और तुम काफी इनसिक्योर फील कर रहे हो, और भला तुम इस बात को एडमिट क्यों नहीं करते कि तुम उसकी काफी केयर करते हो, और अगर तुम सच में उसे खोना नहीं चाहते तो जाकर उसे मनाओ ना। लेकिन फांग बोलता है कि वो तो सिर्फ मुझे इग्नोर किए जा रही है। तो डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि सोचो कि वो तुम्हें क्यों छोड़कर गई थी। तभी उन्हें कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए साइड में चले जाते हैं। तो फांग सोचता है कि वो ना इसलिए मुझे छोड़कर गई थी क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, और अगर मैं उसे माफ़ कर दूंगा ना तो वो ज़रूर मान जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये बोलकर वो काफ़ी खुश होने लगता है। अगले दिन फांग शाओची को मैसेज करके बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इवन वो अपने ऑर्डर पर भी उसे यही मैसेज लिखकर भेजता है, साथ ही वो शाओबू के थ्रू भी उसे बुलवाता है। जो सब देखकर वो और ज्यादा अनॉय हो जाती है। फिर जैंग उसे कॉल करके बोलता है क्या मिस चाय ने तुम्हें क्लियर नहीं किया था कि तुमने शाओची का रीजन जाने बिना ही उसे घर से और अब जॉब से निकाल दिया।
शाओजी तुमसे इसीलिए नाराज है, इसीलिए तुम्हें उसे जाकर माफी मांगनी चाहिए, ना कि तुम्हें उसे माफ करना चाहिए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फांग अब शाओजी को मनाने के लिए उसे कार्ड भेजता है, जो देखकर शाओजी उस कार्ड को तुरंत ही रिटर्न कर देती है और बोलती है कि फांग कितना बेवकूफ है, हमेशा पुरानी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, इसका तो पूरा खानदान ही कार्ड लेके घूमता रहता है। हानो उस कार्ड को लेकर वापस से फांग के पास जाता है और बोलता है कि शाओजी ने नहीं लिया, आपको नहीं लगता कि उसके लिए गिफ्ट सुटेबल नहीं था, और क्या आप भूल गए कि वो लोग अभी भी मिस चाय के रेस्टोरेंट में रह रहे हैं। जो सुनकर वो फटाफट से उन्हें घर पर वापस आने के लिए बोलता है। शाम को हम फांग को देखते हैं, जो कि शाओजी का सारा फेवरेट खाना वगैरह मंगाकर घर पर उसके आने का वेट कर रहा होता है। इधर जब मिस चाय घर में मूव हो रही होती है, तब फांग बाहर आकर उनसे पूछता है कि शाओजी कहाँ पर है। मिस चाय बोलती है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसने कहा है कि वो अभी भी कैफे में रहना चाहती है, और पता नहीं उस बेचारी ने खाना खाया भी हो गया नहीं, क्योंकि उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, वो जरूर इंस्टेंट नूडल्स खा रही होगी। जो सुनकर फांग फटाफट से अंदर जाकर उसके लिए फ्राइड चिकन वगैरह सब कुछ पैक करके कैफे की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही फांग कैफे पहुंचता है, तो वो बाहर से देखता है कि शाओजी तो जियांग के साथ बैठकर फ्राइड चिकन खा रही थी। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो मोमेंट याद आता है जब उसने कहा था कि वो आज के बाद किसी और का लाया हुआ फ्राइड चिकन नहीं खाएगी, और वो अपना लाया हुआ सारा खाना वहीं बाहर रखकर चला जाता है। इधर जियांग शाओजी से पूछता है कि क्या मेंगफाई ने फिर से तुम्हें परेशान किया, और क्या तुम अब भी घर जाना चाहती हो। तो शाओजी उसे बोल देती है कि मेंगफाई फांग की गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर पता नहीं मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, और फिलहाल के लिए मैं घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि यहाँ पर है ना इतना भी बुरा नहीं है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना भी है। जिसके बाद हम फिर से फांग को देखते हैं, जो बेचारा परेशान होकर सोच रहा था कि वो शाओजी को कैसे मनाए, और वो इंटरनेट पर कुछ तरीके भी सर्च करता है। तब उससे उसे एक आइडिया मिलता है, और उसे याद आता है कि शाओजी को सबसे ज्यादा उसकी बॉडी पसंद है। अगली सुबह फांग मिस चाय के कैफे एक्सरसाइज करने के बहाने पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे शाओजी मिलती है। अब जैसे ही फांग उसके सामने एक्सरसाइज करना शुरू करता है, तो शाओजी उसकी हार्मोन्स की स्मेल से फिर से होश खोने लगती है। पर फांग उससे पानी मांग लेता है, इसलिए शाओजी किसी तरह से खुद को कंट्रोल करके पानी लेने के लिए चली जाती है। जब शाओजी वापस आती है, तो वो नाक बंद करके काम करने लगती है, लेकिन जैसे ही फांग अपनी शर्ट उतारता है, तो शाओजी फिर से उसकी बॉडी की तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कस्टमर्स आ जाते हैं। अब शाओजी बेचारी काफी मुश्किल से ऑर्डर सर्व करने लगती है, लेकिन तभी फांग एकदम से उसके सामने आ जाता है, जो देखकर शाओजी भी फांग के पास आकर उसे स्मेल करने लग जाती है, और बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती है, जो देखकर फांग हंसने लगता है। रात में मिस चाय शाओबू और शाओजी के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, और शाओजी से बोलती है कि फांग इस बार सिंसियरली उससे अपोलोजाइज कर रहा है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। शाओजी बोलती है कि हाँ, मुझे भी पता है कि वो सिंसियर है, लेकिन उसने अभी तक भी मुझसे एक बार सॉरी नहीं बोला। मिस चाय बोलती है, तो क्या तुम आज भी हमारे साथ घर नहीं जाने वाली हो। जिस पर शाओजी बोलती है कि हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, जिस पर मिस चाय भी मान जाती है और ये लोग साथ में डिनर करते हैं। इधर डॉक्टर जांग भी फांग को शाओजी से सिंसियरली अपोलोजाइज करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए फांग वहाँ से निकल जाता है, और रास्ते में वो मिस चाय को कॉल करके शाओजी के बारे में पूछता है। तो मिस चाय बता देती है कि वो काफी बुरे मूड में है, और वो ड्रिंक करके बाहर चली गई है। मुझे नहीं लगता कि उसका इस वक्त अकेले जाना सेफ है, इसलिए प्लीज जाकर तुम उसका ध्यान रखना। फांग अब शाओजी को ढूंढ लेता है, लेकिन शाओजी उसे देखते ही जाने लगती है, तो फांग उसे पकड़कर सीधा उसे माफी मांग लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, ना ही तुम्हें घर से निकालना चाहिए था, अब प्लीज मुझे माफ कर दो। शाओजी बोलती है, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो फिर तुम ऐसे पर्सन से माफ़ी कैसे मांग सकते हो जिसे तुम नफरत करते हो। तो फांग बोलता है कि उस वक्त मैंने गुस्से में बोल दिया था। शाओजी बोलती है कि मैं इस सब के लिए तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मेरी वजह से रिसर्च डिपार्टमेंट पर भी गिव अप कर दिया। मुझे लगा कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से तुम रिसर्च डिपार्टमेंट को भी गिव अप कर रहे हो। जिसकी ये सारी बातें सुनकर फांग उसे अचानक से किस कर देता है। शाओजी उसे बोलती है कि पहले तो मैंने तुम्हें ड्रिंक करने की वजह से किस किया था, तो भला अब तुमने मुझे किस क्यों किया। फांग बोलता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि अब उसका काम फिर से चालू हो रहा है। जो सुनकर शाओजी खुश हो जाती है। फांग उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी नाराज हो, तो शाओजी मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा। फांग बोलता है कि हमारी कंपनी में एक ऐसे परफ्यूमर की कमी है जिसकी नाक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो शाओजी बोलती है कि मैं हूँ ना, अब से मैं काम पर आ जाऊंगी। तो फांग उसे कल टाइम पर आने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जो सुनकर वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।